नमस्कार। मैं दीपक कुमार मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपक में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के माध्यम से हमारा ये जो वीडियो है, हमारी +1 की जो बुक है भारत का संविधान, उसका लेसन नंबर 1 है जो संविधान क्यों और कैसे, उसका लेक्चर नंबर ये हमारा ये 6th है। तो ऑलरेडी इसके 5 लेक्चर हम कर चुके हैं इस चैप्टर के, और लास्ट लेक्चर के हमने जो डिस्कशन किया था वो था कि हमारा संविधान को प्रचलन में लाने का क्या तरीका होता है। जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा संविधान होता है वो किसी पर्टिकुलर पर्सन का जो प्रचलन है, ये एक आज्ञाकारी या कानून का दस्तावेज है, वो नहीं माना जा सकता। एक जो संविधान होता है वो एक ऐसा व्यापक आम सहमति के रूप में व्यक्त किया जाता है जिसको एक मूवमेंट और लोकतांत्रिक तरीके से उसका निर्वाचन, उसका बनाने का तरीका और उसका लागू करने का पैमाना है वो निर्धारित है, वो किया जाता है। और सभी के लिए, सभी देशों में, लोकतांत्रिक देशों में इसका जो गठन है वो इसी ढंग से किया जाता है, उसकी निर्वाचित सरकार के द्वारा, उसके जन प्रतिनिधियों के द्वारा और उसके द्वारा निर्धारित किए गए मापदंड के द्वारा। और सभी के सभी जो पक्ष होते हैं जब सहमत हो जाते हैं किसी न सभी मुद्दों के ऊपर, उसी के बाद ही उसे लागू है वो किया जाता है। तो ठीक इसी तरीके से ही हमारा संविधान था, वो बना था, उसको लागू किया गया था। और उसकी सफलता का जो मुख्य कारण है वहाँ द्वारा स्थापित जनता के द्वारा लिए गए निर्णयों, उसकी जो पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा, उसके जो दृढ़ इच्छा की शक्ति के द्वारा ही उसको व्यक्त है वो किया जा सकता है। इन सभी के माध्यम के बारे में हमने हमारे पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ लिया था, लेकिन इससे संबंधित जो हमारा आगे का जो हमारा ये आज का जो पॉइंट है, संविधान के मौलिक प्रावधान, ऐसे कैसे, कौन से जो ऐसे प्रावधान हैं जो फंडामेंटल आइडियोलॉजी है जो संविधान के लिए ज़रूरी माना गया है। क्योंकि पिछली बार हमने एग्जाम्पल लिया था, नेपाल के संविधान का एग्जाम्पल लिया था, जिसके तहत जब 1948 के बाद संविधान जो नेपाल के अंदर संविधान सभा के द्वारा लगभग 5 संविधान थे वो बनाए गए थे। 1948 के अंदर, 1951 के अंदर, 1959 के अंदर, 1962 के अंदर और 1990 के अंदर। उसके बाद भी उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं इंटरनल पॉलिटिकल सिस्टम के आंदोलन के बावजूद लगभग 2006 में इसके फिर नेपाल के अंदर एक मोड़ है वो आया था। तो कुछ ऐसी समूहें जो ज़रूरी होती हैं जिनकी वजह से उसका प्रावधान होना बहुत ज़रूरी है हमारे मौलिक संविधान के अंदर। तो उन सभी ऐसे कौन से जो फंडामेंटल जो आइडियोलॉजी है जिनको एक सफल संविधान के लिए ज़रूरी माना जाता है, ताकि ये जो नेपाल में जो स्थिति बनी थी वो दोबारा किसी अन्य संविधान निर्माण के समय किसी दूसरे देश के सम्मुख है वो ना आए। तो उसी का जो प्रचलन है वो इसके माध्यम से वो दिया गया है, और इस पॉइंट के माध्यम से, इन बिंदुओं के माध्यम से हम उन प्रावधानों को हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। एक सफल संविधान की यह विशेषता है कि वह प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के प्रावधानों का आदर करने का कोई कारण अवश्य देता है। यानी कि सभी के लिए यह जरूरी माना जाता है, उसकी सफलता के लिए यह जरूरी है कि उसकी विशेषता के अंदर ये चीज़ इन्वॉल्व होना चाहिए। जितने भी समुदाय, वर्ग, विशेष जाति के जो लोग रह रहे हैं उस देश के अंदर, जिसके लिए जो संविधान बनाया जा रहा है, वो सभी के सभी उसका आदर करें, उसका सम्मान करें। क्योंकि जो कानून, जो नियम बनाए जा रहे हैं, हमें उन सभी कानूनों का हमारे लिए पालन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अभी आप जैसे देख सकते हो कि लॉकडाउन की स्थिति चल रही है और सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन है वो मिनिस्ट्री के द्वारा, जन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा कुछ गाइडलाइन जारी की जाती है, और वो ICMR के द्वारा हिदायत होती है उनकी तरफ से। तो पब्लिकेशन डिपार्टमेंट होता है, उनकी तरफ से वो हिदायतें, पब्लिकेशन है वो की जाती है। तो जैसे आप लॉकडाउन की स्थिति के अंदर हम जो कानून जो पालन बनाया जाता है, तो सभी के लिए एक इस स्थिति के अंदर, इस मेडिकल आपदा स्थिति के अंदर सभी के लिए कानूनों का पालन निर्धारित है वो करना जरूरी हो जाता है। चाहे किसी भी जाति विशेष से हो, कि लोग बार बार ये अपील कह रही है सरकार कि आप घरों में रहे तभी सुरक्षित है वो रहेंगे।
जिसके तहत आप देख सकते हो कि हमें उन कानूनों का आदर करना जरूरी होता है। जो संविधान हमारे लिए बनाया जाता है, उस संविधान के तहत हमारा जो कानून निर्धारित किया जाता है, उन कानूनों का पालन करने का जो हमारा जो आदर होता है कि किसी न किसी सभी वर्ग जाति के लिए हमें उन कानूनों का पालन करना जरूरी होता है। इस लॉकडाउन की स्थिति के लिए क्या सरकार के द्वारा किसी विशेष वर्ग के लिए हिदायतें जारी की जाती है या सभी वर्ग के लिए? क्योंकि सरकार का कार्यप्रणाली के तहत सभी जो समूह का पालन करने का, उसका त्यागी नीतियों के तहत निर्धारण करने का जो सम्मान होता है वो सभी के लिए एक जैसा होता है। तो सरकार के द्वारा सभी वर्गों के लिए ये रियायतें जारी की जाती है। ठीक है। उदाहरण के लिए जिस संविधान में बहुसंख्यक को समाज के अल्पसंख्यक समूह का उत्पीड़न करने की अनुमति दी गई हो, वहाँ अल्पसंख्यकों के पास कोई कारण नहीं होगा कि वे संविधान के प्रावधानों का आदर है वो करें। बड़ा अच्छा पॉइंट आ जाता है कि उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कोई बहुसंख्यक का मतलब होता है कोई समुदाय, कोई विशेष वर्ग जाति जो संख्या में ज़्यादा हो किसी दूसरे वर्ग की तुलना में। अल्पसंख्यक मतलब वो जाति विशेष थोड़ी हैं, थोड़े समूह के रूप में। मान लीजिए सरकार की तरफ से ये हिदायत दे दी जाती है कि सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर जैसे हिंदू वर्ग के लोग ज़्यादा रहने वाले हैं, तो उसके तहत क्या होगा कि सिर्फ ये जो पॉलिसी बनाई जा रही है या खाद्यान्न उत्पादन की जो पॉलिसी है वो लागू की जा रही है, यानी कि 500 रुपये पर मंथ जो गरीब बेरोजगार जो पर्सन है उन लोगों को खाते में डीबीटी के डायरेक्ट तहत है जो उनके खाते में 500 रुपये जारी किए जा रहे हैं। तो क्या एक जो बहुसंख्यक समाज है हमारा, हिंदू वर्ग के जो लोग ज़्यादा रह रहे हैं, क्या उन्हीं के लिए वो जो खाद्यान्न उत्पादन के लिए जो प्रोत्साहन जो राशि है वो दी जा रही है, सभी वर्गों के लिए दी जा रही है? तो आई थिंक सभी वर्गों के लिए दी जा रही है। ऐसा तो नहीं है कि हिंदू के लिए दी जा रही है। यानी कि जो अन्य दो जातियों के समूह है, पारसी है, जैन है, बौद्ध है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, क्रिश्चियन है, जैन है, अन्य कोई भी जाति के लोग हैं जो हमारे कामगार लोग हैं, तो उन लोगों के लिए 500 रुपये की जो प्रोत्साहन आती है वो सभी के लिए दी जा रही है। तो ठीक, अगर यही अगर जो राशि होगी, जो प्रोत्साहन राशि है या खाद्यान्न उत्पादन के लिए, जीविका उपार्जन के लिए जो राशि है वो अगर एक खास वर्ग के लिए दी जाए, तो अल्पसंख्यक मान लो बहुसंख्यक के लिए दी जाए, तो अल्पसंख्यक के लिए लोग इसके बारे में क्या सोचेंगे? सरकार के खिलाफ खड़े हो जाएंगे वो, क्योंकि सरकार के वो लोग कहेंगे, अल्पसंख्यक लोग कहेंगे जो थोड़ी संख्या में है कामगार लोग हैं, वो कहेंगे सरकार हमारे लिए क्या सुविधाएं हमारे लिए प्रावधान है वो कर रही है। तो संविधान के लिए सभी के लिए प्रावधान दिए गए कि जो सरकार होगी वो संकट के समय जितने भी, चाहे बहुसंख्यक लोग हो चाहे अल्पसंख्यक लोग हो, उनका किसी भी तरीके से जो उत्पीड़न है वो नहीं करेगी और सभी के लिए एक समान योजनाओं का जो प्रावधान है वो करेगी। उससे क्या होगा कि जितने भी बाकी समुदाय के लोग हैं, अब जैसे इस स्थिति के अंदर अगर एक समुदाय के लिए अगर बेनिफिट दे दिया जाए तो बाकी समुदाय क्या करेंगे? सरकार के खिलाफ हो जाएंगे। और वहीं अगर सरकार या जितने भी हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं जो कामगार की स्थिति के अंदर जो सुविधाएं दे रहे हैं बिना किसी जाति वर्ग विशेष के सभी लोगों की एक जैसी स्थिति जो सुविधाएं दे रहे हैं, तो उससे क्या होगा? लोगों के मन में ये सांत्वना रहेगा कि सरकार है वो हमारे किसी एक वर्ग के लिए नहीं ये योजना लेके आ रही है, वो सभी लोगों के लिए हमारा जो आदर्श समूह है वो कर रही है। ठीक है। तो आगे क्या दे रखा है? कोई संविधान अन्य लोगों की तुलना में कुछ लोगों को ज़्यादा सुविधाएं देता है या सुनियोजित ढंग से समाज के छोटे छोटे समूह की शक्तियों को और मजबूत करता है, तो उसे जनता की निष्ठा मिलनी बंद हो जाती है। यानी कि इसके माध्यम से ये बताया गया है कि मान लीजिए फिर वही बात आ जाती है कि अगर संविधान होता है या कानून के तहत या सरकार के तहत सिर्फ एक वर्ग के लोगों को ही ज़्यादा सुविधाएं दी जाती है, या छोटे छोटे जितने भी समूह हैं जो लोग हैं जो अपनी जाति वर्ग से संबंधित हो सकते हैं, अगर उनको सरकार की तरफ से सुविधाएं दी जा रही है, उनको जितने भी अन्य जो मेडिकल है, फूड्स हैं, लोक कल्याण का नीति हैं, रोजगार हैं, अन्य जो फाइनेंशियल, राजनीतिक, सामाजिक जो अन्य जो पॉलिसी है सरकार के द्वारा जो निर्धारित की जाती है, तो एक लोग एक तबके लिए के एक जाति समूह के लिए दी जा रही है, तो उससे क्या होगा? बाकी जनता के रूप में जो भी सरकार से जो एक मेलजोल की भावना होगी वो निष्ठा मिलनी बंद हो जाएगी। लोग ये सोचेंगे एक सरकार के द्वारा ये जो फैसले किए जा रहे हैं सिर्फ एक वर्ग के द्वारा ही उनको योजनाएं निर्धारित की जा रही है, अन्य वर्ग लोगों के लिए ये योजना वो नहीं दी जा रही है। तो इससे मन में इससे क्या होगा? उनके मन में सरकार के प्रति, उन लोगों के मन में जिनको सुविधाएं नहीं मिली है,
उनके मन में कुंठा की भावना पैदा है वो हो जाएगी। यदि यदि कोई समूह यह महसूस करके उसकी पहचान को दबाया जा रहा है या उसके पास संविधान को मानने का कोई कारण नहीं होगा, यानी कि इसके तहत क्या होगा, अगर कोई समूह को ये लगे कि उसकी जो जो उसकी पहचान है, जो उसकी अन्य जो सरकार की तरफ जो योजनाएं जो कार्य प्रणाली दी जा रही है उसको कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं संविधान को मानेगा नहीं। वो जितने भी कानून है वो रूल है उसको मानेगा नहीं, उसको तोड़ने की कोशिश करेगा। संविधान को मानने के लिए उसके लिए ये जरूरी है कि वो बेगानेपन की जो नीति है उसके अंदर मत आए। किसी भी व्यक्ति के प्रति, किसी जाति के प्रति, किसी समूह के प्रति जब जब तक अपनेपन की स्थिति रहेगी, सरकार या कानून के तहत उसको अपनेपन की स्थिति रहेगी, तब तक वो कानून के समक्ष रहेगा, उसके साथ खड़ा रहेगा। और जब भी उसे लगेगा ये जो कानून ये नीतियाँ बनाएगी ये मेरे बेगानेपन के लिए है, ये किसी एक खास वर्ग के लिए है, तो उससे क्या हो जाएगा, वो उस कानून उस संविधान से अलग अपने आप को अलग कर लेगा। जैसे आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर के अंदर जो पेल्टर स्टोन की जो घटनाक्रम होती है, पत्थर फेंकने की जो घटनाक्रम होती है, तो उससे क्या होता है, जो वर्ग, जो जाति, जो कुछ समूह के लोग हैं, जो अलगाववादी नेता हैं, जो इन चीज़ों को भड़काने की कोशिश करते हैं, तो उससे उनके मन में ये कुंठा पैदा कर दी जाती है। सरकार आपके लिए कोई भी सुविधाएं हैं वो नहीं पैदा कर रही हैं, सिर्फ सरकार के द्वारा किसी खास वर्ग के लिए योजनाएं निर्धारित की जा रही है और आपके लिए सिर्फ और सिर्फ सरकार के समक्ष पत्थर उठाने के सिवा या आक्रामक होने के सिवा कोई भी कारण है वो नहीं रह जाता। तो इससे क्या होगा कि अपनेपन की भावना वो खत्म हो जाती है और बेगाने की भावना की वजह से ही उस संविधान को मानने की जो नीति है वो अपना ली जाती है। कोई भी संविधान खुद से न्याय के आदर्श रूप की स्थापना नहीं कर सकता, उसे लोगों का विश्वास दिलाना पड़ता है कि वह बुनियादी न्याय को प्राप्त करने के लिए ढांचा उपलब्ध है वो करवाता है। किसी भी संविधान के लिए ये जरूरी हो जाता है, किसी कानून के लिए, किसी संविधान के लिए बहुत जरूरी हो जाता है जो कानून, जो नियम, जो ढांचा बनाया गया किसी एक वर्ग के लिए नहीं है, वो सभी लोगों के लिए। और जितने भी आपके लिए जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, यानी कि रोटी, कपड़ा और मकान, और आजकल तो न्याय भी इसको माना जाता है, रोटी, कपड़ा और न्याय, ये जो बुनियादी ढांचे हैं ये सबके लिए ज़रूरी है और सभी को एक समान रूप से सरकार की तरफ से वो रियायत है वो दी जाएगी। एक समान योजना बनाई जाएगी, एक समान ढांचा का समझा जाएगा, एक समान उनको रोजगार है वो उपलब्ध करवाया जाएगा। तो उससे क्या होगा, उसकी जो बेगानेपन की जो नीति है वो नहीं आएगी और एक संस्था का जो ढांचा है, जो न्याय के बुनियादी जो स्वरूप है वो इसमें बना है वो रह सकता है। आगे दे रखा है कि आप इस विचार को प्रयोग में लाएं, समय अपने से यह प्रश्न पूछिए कि समाज के कुछ बुनियादी नियमों में ऐसी कौन सी चीज़ें होनी चाहिए जिसमें सभी लोगों को उनके मानने का एक कारण है वो मिल सके। अब आपके लिए एक ऐसी एक धारणा बनानी है, इसके बारे में एक एग्जाम्पल लेना है कि आपको कानून का पालन क्यों करना है, क्यों करते हो आप कानून का पालन। जो समाज के लिए बुनियादी जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों का, कानून का पालन करने के लिए आपके पास कोई ना कोई तो कारण होगा। मान लीजिए कोई SC ST का जो कानून, जो किसी वर्ग से संबंधित कोई पर्सन है, वो कानून का नियम क्यों करेगा, उसको यही लगे ना कि सरकार मेरे लिए नौकरी के लिए, जॉब्स के लिए या गरीब परिवार के लिए, BPL के लिए खाना उपलब्ध करवा रही है, भोजन उपलब्ध करवा रही है, रहने के लिए मकान उपलब्ध करवा रही है। आपने देखा होगा कि जो गरीब बच्चों के लोग हैं, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जो BPL परिवारों के लिए जो बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं उनको जितने भी बुक्स हैं, खाना है, उसकी जो स्टडी है वो सारी फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार की तरफ से वहन की जाती है। आपको कोई मेडिकल आपको कोई भी कॉस्ट है वो आपको नहीं दी जाती है। दूसरा ये हो जाता है कि जो मान लीजिए आपको मेडिकल सुविधा चाहिए, तो जितने भी आप सरकार के द्वारा लोक कल्याणकारी के लिए तहत आप मान लीजिए कि सरकार की तरफ ये निर्धारित किया गया है कि जो जिस व्यक्ति, जो पर्सन होता है BPL परिवार से संबंधित है, उनको सारी की सारी जो मेडिकल सुविधाएं हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है वो दी जाती है। और सरकार BPL परिवार के अलावा जो अन्य वर्ग के लोग हैं, सरकार ये मानती है कि वो अपना जो खर्च है, मेडिकल है, चाहे एजुकेशनल है, चाहे प्रोफेशनल है, चाहे सोशल है, चाहे पॉलिटिकल है, वो अपना डेवलपमेंट खुद कर सकते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो दलित और जो निर्बल लोग हैं उनको जब बाकी समुदाय के लोगों के लिए उनको सामने लाने के लिए हर तरह की सरकार की तरफ से सुविधाएं प्रदान की जाएगी, तो उससे वो बेगानेपन की स्थिति है वो समाज से अपने आप को जो नियम निर्धारित किए गए उससे कटने की कोशिश है वो नहीं करेंगे, उसको मानने की कोशिश करेंगे, उसको लागू करने की कोशिश करेंगे।
तो ठीक इसी तरीके से कोई ना कोई किसी न किसी वर्ग के लिए, किसी समुदाय के लिए, किसी जाति के लिए, किसी भी धर्म के लिए कोई ना कोई कारण वो मिल जाता है, जिसकी वजह से ही वो अपने उस समाज के अंदर निर्धारित जितने भी कानून बनाए जाते हैं उनका पालन करने के लिए वो उसका नियम है वो मानने के लिए योग्य वो हो जाते हैं। उन कानून का तोड़ने का पालन है वो नहीं करते हैं। कोई संविधान अपने सभी नागरिकों की स्वतंत्रता और समानता की जितनी अधिक सुरक्षा करता है उसकी सबलता की संभावना उतनी बढ़ जाती है। ये बड़ा अच्छा पॉइंट आ जाता है कि कोई संविधान जितने भी उस समाज के अंदर रहने वाले जो नागरिक हैं और उन नागरिकों के बीच में स्वतंत्रता और समानता की जितनी अधिक उसकी पालना करता है उसी के तहत उसकी संभावना सबसे अधिक मात्रा में बढ़ जाती है। यानी कि सभी लोगों को स्वतंत्रता की भावना पैदा करना। आज के समय के अंदर कोई भी किसी खास वर्ग से, जाति से, समूह से कोई भी नागरिक को स्वतंत्र होना चाहता है, भावना के तौर पर भी, आज़ादी के तौर पर भी, पेशेवर के तौर पर भी, शिक्षा के तौर पर भी, आप किसी भी तौर पर मान सकते हो। और समानता के तौर पे ये होता है कि समान समझना, किसी कानून के तहत या कोई अन्य धर्म के तहत उसको समानता का भाव पैदा करना है। ये नहीं होता कि सरकार के द्वारा कुछ समुदाय या किसी खास वर्ग के लिए कुछ योजनाएं निर्धारित की गई है, एजुकेशनल या स्कॉलरशिप दी जाती है, किसी खास वर्ग के लिए दी जाती है। नहीं, सरकार के द्वारा ये कहा गया कि जो मेरिट्स में आने वाले बच्चे उनके लिए, सभी के लिए जो स्कॉलरशिप की योजना है वो आप ले सकते हो। सभी आपको पता है, जैसे आपको पता है कि सरकार के द्वारा जितने भी कॉलेज यूनिवर्सिटी है, आप एडमिशन के लिए जितनी भी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी निर्धारित की गई है उसका इंट्रेंस टेस्ट होता है, चाहे मेडिकल हो, चाहे टेक्निकल हो, चाहे नॉन टेक्निकल हो, एजुकेशनल हो, कितने भी इंस्टीट्यूट हो, सबके द्वारा टेस्ट के द्वारा मेरिट है वो निर्धारित की जाती है। और उस मेरिट के आधार पर जो SC, BC, जनरल, OBC कैटेगरी होती है उसके लिए कुछ कैटेगरी निर्धारित है वो की जाती है। तो समानता के तहत, स्वतंत्रता के तहत आप कार्यप्रणाली अपना सकते हो ना। आप किसी भी देश के अंदर कोई प्रोफेशनल है, रोजगार है, वो योजना शुरू कर सकते हो। किसी भी इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन ले सकते हो, कोई भी इंट्रेंस टेस्ट दे सकते हो जिसमें आपका इंटरेस्ट है और आप उस कैटेगरी के अंदर आते हो जिस कैटेगरी के अंदर आपको प्रावधान किया गया, तो उसका जो योजना है आपको मिलेगी। तो ये बड़ी कारगर का साबित रहती है कि नागरिकों को स्वतंत्रता कितनी मिल रही है, उस कानून के तहत स्वतंत्रता की भावना कितनी दी जाती है, कितना लोगों को समान है कानून के तहत समझा जा रहा है। जितना अधिक मात्रा में समानता और स्वतंत्रता का जो कानून का पालन किया जाएगा ये बड़ा जरूरी हो जाता है उस संविधान के लिए, उस देश के लिए। जिस देश के अंदर जो संविधान लागू किया जाता है उसकी सफलता का जो मूल भावना है वो सबसे अधिक मात्रा में बढ़ जाती है। मोटे तौर पर कहें तो कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को एक ऐसा कारण देता है जिससे वह उसकी सामान्य रूपरेखा का समर्थन करे। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद इस प्रश्न का उत्तर हाँ में उत्तर देने की स्थिति में होने चाहिए। यानी कि जैसे मैंने बताया कि भारतीय संविधान के तहत प्रत्येक नागरिकों के लिए, जितने भी हमारे देश के नागरिक हैं, सभी के लिए कुछ ना कुछ योजनाएं, कुछ ना कुछ सुविधाएं या कुछ ना कुछ स्वतंत्रता, समानता के तहत ऐसा निर्धारण किया गया है जिसकी वजह से ही वो अपने आप को एक सामान्य स्थिति के अंदर रख सकते हैं। और इसी सामान्य स्थिति के तहत ही वो अपने आप को, अपना डेवलपमेंट है वो अच्छा तरीके से कर सकते हैं। आप कोई भी देश के अंदर, किसी भी देश के अंदर एक लोकतांत्रिक गणराज्य के तहत अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि सभी नागरिकों को एक जैसी स्वतंत्रता की भावना, समानता की भावना दी जाती है। और उसी एक समानता और स्वतंत्रता की भावना की वजह से ही वो अपने आप को उस देश के द्वारा बनाए गए जितने भी कानून हैं उसको अपना एक अभिन्न अंग वो मानते हैं, उसकी मोटे तौर पे उसकी पालना की जाती है। यानी कि किसी भी देश का कानून का पालन करवाने के लिए जब तक उसमें स्वायत्त की भावना नहीं होगी, अपनेपन की भावना नहीं होगी, तब तक किसी भी देश का डेवलपमेंट या उस देश का संविधान है वो लागू है पूर्ण रूप से नहीं किया जा सकता। आपको पता होगा भारत सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक देश है, विश्व के अंदर सबसे अधिक मात्रा में डेमोक्रेटिक देश है। और इसी देश के अंदर विभिन्न देश के समुदायों या स्वतंत्रता संप्रदाय के लोग रहने वाले जो लोग हैं उसकी वजह से ही, संविधान के पालना की वजह से ही इस जो मूल संविधान का जो ढांचा है वो अभी तक टिका हुआ है। और इस टिकने का जो मूल कारण मान सकते हैं वो सभी की संप्रदाय के लोगों को स्वतंत्रता और समानता की भावना देने की वजह से ही उसमें सुरक्षा की भावना है वो बढ़ी हुई है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आज का लेक्चर, इतना ही।
लेकिन जाने से पहले एक आपसे एक जो संदेश है वो देना चाहूँगा। अगर मेरे आप इस वीडियो लेक्चर को पहली बार देख रहे हो तो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और इसी दूसरे बच्चों के साथ शेयर करें, आपके जो भी जानकार के बच्चे हैं, ताकि वो अपनी स्टडी है वो कंप्लीट कर सके जब तक आपकी मैनुअल क्लासेस ना लगने लग जाए लोग इस लॉकडाउन की स्थिति के अंदर। और अगर आपने मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल स्टडी विद दीपक में, तो आप सब्सक्राइब कर दे लें और दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि जो भी वीडियो आपको उसका अपलोड उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। इसके साथ साथ मेरे सब्सक्राइब करने का आपको बेनिफिट ये होगा कि आप प्लेलिस्ट में जाकर मैंने 10th +1 +2 के अलग अलग हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट बनाए हुए हैं उसके मैंने लेसन वाइज वीडियो बनाए हुए हैं। तो आप वहाँ जाकर आपका कोई भी जो उस लेसन के जो वीडियो है वो आप देखकर समझ सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी पॉजिटिव।